नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे प्रदेश की जो सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसी जगह है जिसकी कहानी सिर्फ इसके साइज में नहीं बल्कि इसके गहरे इतिहास और इसकी रूह में बसती है। अच्छा, इसकी विशालता को समझने के लिए बस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 24 करोड़ से ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक राज्य की आबादी नहीं है जनाब। ये तो दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से भी कहीं ज्यादा है। तो जाहिर है, उत्तर प्रदेश को समझने के लिए हमें इसे एक देश के पैमाने पर ही देखना होगा। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और पेचीदा प्रदेश को समझना शुरू कहाँ से करें। मेरा मानना है हमेशा बुनियाद से शुरू करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी रूपरेखा यानी इसके भूगोल और इसके प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं। अगर हम एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। एक शब्द याद रखिए, रामू। जी हाँ, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और आखिर में चौथे नंबर पर आता है उ यानी अपना उत्तर प्रदेश। है मां आसान? चलिए अब एक छोटा सा सफर करते हैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। सबसे ऊपर जहां हिमालय के पैर हैं वहां है भाबर और तराई का इलाका। यहाँ जमीन नम है, उपजाऊ है और इसीलिए ये गन्ने और चावल के लिए मशहूर है। फिर बीच में आता है गंगा का विशाल मैदान। ये तो प्रदेश का दिल है जहाँ ज्यादातर आबादी रहती है। और फिर सबसे दक्षिण में है पुराना चट्टानी पठारी इलाका, जिसे हम सब बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, जो दालों और तिलहन के लिए जाना जाता है। अब कुछ बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफी के फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले सोनभद्र जिला। क्या आप जानते हैं ये भारत का इकलौता, जी हाँ इकलौता ऐसा जिला है जो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये तो मतलब सीधा कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी की सबसे छोटी सीमा लगती है और सबसे लंबी सीमा है मध्य प्रदेश के साथ, जो पूरे 11 जिलों से होकर गुजरती है। तो ठीक है, हमने प्रदेश का ढांचा तो देख लिया, पर इस ढांचे में जान कौन फूंकता है? वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे जिंदा रखती हैं? चलिए अब बात करते हैं पानी और मिट्टी की, जो सही मायनों में इस धरती की धड़कन है। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये आपको भी शायद थोड़ा चौंका देगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 75% सिंचाई सरकारी नहरों से नहीं बल्कि किसानों के अपने निजी नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। ये 1930 के बाद आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने खेती का पूरा नक्शा ही बदल दिया, किसानों को पानी के लिए काफी हद तक आत्मनिर्भर बना दिया। अब आते हैं मिट्टी पर। उत्तर प्रदेश के मैदानों में आपको 2 तरह की मिट्टी मिलेगी, खादर और बांगर। और इसे याद रखने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है। खादर यानी जिसमें खाद है, जो नई और उपजाऊ है, और बांगर मतलब बासी या पुरानी मिट्टी जो कम उपजाऊ होती है। उत्तर प्रदेश के भूगोल का एक सबसे जरूरी पैटर्न है यहाँ की बारिश। एक सिंपल सा नियम है, जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, मतलब गोरखपुर से मथुरा की तरफ, बारिश कम होती चली जाती है। और बस यही एक चीज तय कर देती है कि पूर्वी यूपी में धान की खेती क्यों हावी है और पश्चिमी यूपी में गेहूं और गन्ने का बोलबाला क्यों है। तो हमने प्रदेश की जमीन को समझा, पानी की कहानी को जाना। अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और उस गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो असल में उत्तर प्रदेश की आत्मा है। एक और मजेदार बात यह है कि लखनऊ हमेशा से यूपी की राजधानी नहीं था। इसके सफर को याद रखने का एक मस्त तरीका है एपीएल। जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे ही एपीएल। ए से आगरा, जो मुगल सत्ता का केंद्र था, फिर पी से प्रयागराज, जिसे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपना स्ट्रेटेजिक सेंटर बनाया, और आखिर में एल से लखनऊ, जिसने अवध की नवाबी तहजीब को इस प्रदेश की पहचान से जोड़ दिया। साल 1938 में अपनाया गया उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत ही ताकतवर बयान है। अब जरा इस चिन्ह के गहरे मतलब को समझिए। इसमें 2 मछलियां हैं जो अवध के मुस्लिम नवाबों का शाही निशान थीं, और ठीक बीच में है एक धनुष बाण जो अयोध्या के हिंदू राजा भगवान राम का प्रतीक है। सोचिए जरा, 1938 का वो दौर जब देश में तनाव बढ़ रहा था, तब एक ऐसा चिन्ह अपनाया गया जो मुस्लिम और हिंदू दोनों विरासतों को एक साथ बराबर का सम्मान दे रहा था।
ये अपने आप में एकता का एक बहुत बड़ा और साहसी संदेश था। और ये भी अपने आप में एक कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश की तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, सिर्फ एक ही शहर में है, आगरा। और इन्हें 1980 के दशक में ही बहुत तेजी से ये दर्जा मिल गया था, जो बताता है कि इनकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए कितनी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की धरती भगवान बुद्ध के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। यहीं सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, श्रावस्ती में अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा वर्षाकाल बिताए और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मतलब ये सिर्फ कुछ जगहों की लिस्ट नहीं है, ये तो भगवान बुद्ध के जीवन की पूरी यात्रा का एक नक्शा है जो इसी प्रदेश की मिट्टी में सिमटा हुआ है। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का पैमाना कितना बड़ा है और इसकी आत्मा कितनी गहरी है। अब सवाल यही उठता है कि अपनी इस विशालता और इस गहरी विरासत को साथ लेकर ये प्रदेश भविष्य में अपनी कौन सी नई कहानी लिखेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश को हम आज जानते हैं, उसकी पहचान आखिर बनी कैसे? इसका नाम, इसकी राजधानियां जो बदलती रहीं, इसके चिन्ह, इन सब के पीछे की कहानी क्या है? आइए मिलकर इस सफर पर चलते हैं। किसी भी जगह की पहचान सबसे पहले उसके नाम से होती है ना? तो चलिए कहानी की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश के नामकरण के दिलचस्प इतिहास से ही करते हैं। देखिए, ये सफर शुरू हुआ 1836 में, जब इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, मतलब सिर्फ एक भौगोलिक पहचान। फिर धीरे धीरे इसमें आगरा और अवध जुड़े, तो नाम हो गया यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। और आखिरकार आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे अपना वो नाम मिला जिसे हम आज जानते हैं, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तरी प्रदेश, जो इसकी एक नई भारतीय पहचान को दिखाता है। अच्छा, जैसे जैसे नाम बदला, वैसे वैसे सत्ता का केंद्र यानी राजधानी भी बदलती रही। और इसे याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। क्रिकेट का आईपीएल तो सब जानते हैं, लेकिन यह है एपीएल। तो ये एपीएल का सफर था क्या? ए से आगरा, जो मुगल विरासत का गढ़ था, फिर पी से प्रयागराज, 1857 की क्रांति के ठीक बाद अंग्रेजों के लिए एक नया, ज्यादा सुरक्षित ठिकाना, और आखिर में एल से लखनऊ, जो कि अवध की तहजीब और संस्कृति का दिल था। मतलब ये सिर्फ शहरों का बदलना नहीं था, ये सत्ता की सोच का बदलना था। अब जरा इस राजकीय चिन्ह को गौर से देखिए। इसे 1938 में अपनाया गया था। एक ही वृत्त के अंदर दो मछलियां हैं जो अवध के नवाबों का शाही प्रतीक थीं, और साथ ही एक तीर धनुष है जो भगवान राम का प्रतीक है। जरा सोचिए, 1938 के उस दौर में जब तनाव बढ़ रहा था, एक ऐसा चिन्ह बनाना जिसमें हिंदू और मुस्लिम विरासत को एक साथ बराबर का सम्मान मिले, ये गंगा जमुनी तहजीब का कितना शक्तिशाली संदेश रहा होगा। तो ये तो हुई पहचान की कहानी। अब जरा इस प्रदेश की जमीन की कहानी पर चलते हैं। चलिए एक छोटी सी यात्रा करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए, उत्तर प्रदेश को हम मोटे तौर पर 3 प्राकृतिक हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर पहाड़ों के पास है भाबर क्षेत्र, जहां हिमालय से उतरती नदियां बड़े बड़े पत्थरों के नीचे कहीं गायब हो जाती हैं। फिर आता है तराई, एक दलदली नम इलाका, जहां वही नदियां फिर से जमीन पर आ जाती हैं। और आखिर में आता है वो विशाल उपजाऊ मैदान जिसे गंगा यमुना ने बनाया है। आप भाबर को भारी पत्थरों से और तराई को तैरने वाली जगह से याद रख सकते हैं। इस विशाल मैदान में भी मिट्टी 2 तरह की है। एक है खादर, ये नदी के पास की नई, ताज़ी और बहुत उपजाऊ मिट्टी है जहां हर साल बाढ़ आती है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है खाद वाली मिट्टी। और दूसरी है बांगर, जो नदी से दूर पुरानी मिट्टी है और अब उतनी उपजाऊ नहीं रही। तो इतनी उपजाऊ जमीन को जीवन कौन देता है? जाहिर है यहाँ की नदियां। तो चलिए अब इस प्रदेश की जीवन रेखा यानी इसकी नदियों और सिंचाई की व्यवस्था को समझते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे अहम नदी है। पर क्या आपको पता है कि इसके रास्ते को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है? बस ये 2 अक्षर याद रखिए, गंगा बी। तो ये गंगा बी काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला बी है बिजनौर, जहां से गंगा पहाड़ों से उतरकर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आती है। और दूसरा बी है बलिया, जहां से ये लगभग 1450 किलोमीटर का सफर तय करके बिहार में चली जाती है। और हाँ, इसी लंबे सफर में इसके किनारे बसा है प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कानपुर। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है।
क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की खेती की जो प्यास है वो मुख्य रूप से नदियों से नहीं बल्कि किसी और चीज से बुझती है? ये 75% का आंकड़ा एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताता है। ये 75% का आंकड़ा दिखाता है कि प्रदेश की 3/4 सिंचाई अब नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। ये अपने आप में एक मूक क्रांति है जिसने किसान को पानी के लिए सरकार पर निर्भर रहने की जगह आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत भी है और वो है तेजी से नीचे जाता भूजल स्तर। चलिए अब इस सफर के सबसे शानदार पड़ाव पर चलते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के उन खजानों में गोता लगाएंगे जो इसे वाकई में अतुल्य बनाते हैं। ये बात सच में हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और कमाल की बात यह है कि तीनों के तीनों एक ही शहर में हैं, आगरा। ताजमहल और आगरा का किला 1983 में और फिर फतेहपुर सीकरी 1986 में इस लिस्ट में शामिल हुए। इससे पता चलता है कि आगरा मुगल वास्तुकला का दिल था। लेकिन विरासत सिर्फ वो नहीं होती जिसे हम छू सकते हैं, कुछ विरासतें महसूस की जाती हैं। 2017 में प्रयागराज के कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। अगर ताजमहल पत्थर पर लिखी एक कविता है तो कुंभ मेला एक जीवंत महाकाव्य है जो करोड़ों लोगों की आस्था से हर बार जिंदा हो उठता है। उत्तर प्रदेश की धरती बौद्ध धर्म की कहानी का भी केंद्र है। भगवान बुद्ध का जन्म भले ही नेपाल के लुम्बिनी में हुआ हो, लेकिन उनका बचपन कपिलवस्तु में बीता। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए और अंत में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा बौद्ध तीर्थ सर्किट है। और इस ऐतिहासिक विरासत की कड़ी में हाल ही में एक नया और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा है, अयोध्या का राम मंदिर। ये उत्तर भारतीय नागर शैली में बना है। इसके मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा और रामलला की मनमोहक मूर्ति मैसूर के अरुण योगीराज ने बनाई है। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। तो मुगलों की शानदार वास्तुकला से लेकर बुद्ध और राम के आध्यात्मिक पथों तक उत्तर प्रदेश अपनी विरासत की कहानी हमेशा नए सिरे से लिखता रहा है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इस महान धरती की अगली सांस्कृतिक गाथा, अगली बड़ी कहानी क्या होगी। उत्तर प्रदेश इतना विशाल, इतना विविध, और इस प्रदेश की कहानी का ताला खोलने के लिए चाबी एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक में छिपी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इस चिन्ह से। यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जिसे 1938 में अपनाया गया था। लेकिन यह सिर्फ एक सरकारी मोहर नहीं है, ये इस प्रदेश की आत्मा की कहानी कहता है। चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। पहली नज़र में तो ठीक है, एक डिज़ाइन जैसा लगता है, पर सवाल यह है कि आखिर इस प्रतीक में छिपा क्या है, इसके हर एक हिस्से का क्या मतलब है। अब देखिए, यही तो सबसे कमाल की बात है इस चिन्ह की, इसका संतुलन। एक तरफ ये 2 मछलियां जो अवध के नवाबों का शाही प्रतीक थीं, यानी मुस्लिम विरासत की निशानी, और दूसरी तरफ ये तीर धनुष, अयोध्या के भगवान राम का प्रतीक, सनातन परंपरा की पहचान। जरा सोचिए, साल था 1948, देश में माहौल तनावपूर्ण था। उस दौर में ऐसा चिन्ह अपनाना जो दोनों विरासतों को बराबर सम्मान दे, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत ही शक्तिशाली बयान था। तो ये तो हुई प्रतीक की कहानी। अब चलिए इस पहचान को जमीन पर उतारते हैं और उत्तर प्रदेश के भूगोल की एक यात्रा पर चलते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हमारा ये सफर 3 हिस्सों में बटा होगा। सबसे ऊपर भाबर और तराई, बीच में गंगा का विशाल मैदान और आखिर में दक्षिण का पठारी भाग। तो सबसे पहले आता है भाबर। अब जरा सोचिए, हिमालय से तेज रफ्तार में उतरती नदियां अपने साथ बड़े बड़े भारी पत्थर बहा के लाती हैं। भाबर वही पट्टी है जहां ये पत्थर जमा हो जाते हैं, और कमाल की बात यह है कि छोटी छोटी नदियां इन पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, भाबर सुनने में भारी जैसा लगता है ना? तो ये भारी पत्थरों वाला इलाका है। तो फिर उन गायब हुई नदियों का क्या हुआ? वो कहीं नहीं गईं। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र में वो फिर से जमीन पर आ जाती हैं, और इसीलिए यहाँ की जमीन दलदली और नम है, मतलब गन्ना और धान की खेती के लिए एकदम परफेक्ट। तराई यानी नमी से तर इलाका। और पानी की बात चली है तो जरा बारिश का फर्क देखिए इस प्रदेश में, कमाल है। एक तरफ है गोरखपुर जहां लगभग 185 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो दूसरी तरफ है मथुरा जहां सिर्फ 54 सेंटीमीटर। वैसे इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ को जल से बहुत प्रेम है,
और मथुरा में तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया था, तो बेचारे बादल ऊपर से ही निकल गए। खैर, मजाक अपनी जगह, पर इसका एक सीधा साधा वैज्ञानिक कारण भी है। मॉनसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर पूरब से आती हैं, तो गोरखपुर में वो जमकर बरसती हैं, लेकिन पश्चिम में मथुरा तक पहुंचते पहुंचते उनकी नमी काफी कम हो जाती है। और यही पैटर्न हमें बताता है कि क्यों पूर्वी यूपी में धान ज्यादा होता है और पश्चिमी यूपी में गेहूं और गन्ना। चलिए, जमीन की कहानी से आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और झांकते हैं इस प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के 3 नाम हैं: ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। लेकिन एक और यूनेस्को टैग है जो बिल्कुल अलग है। 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला। तो फर्क समझिए, एक तरफ है पत्थर में तराशी गई कविताएं और दूसरी तरफ है करोड़ों लोगों के विश्वास से हर बार जीवित हो उठने वाला एक महाकाव्य। और हाँ, ये वही धरती है जहां भगवान बुद्ध के कदम पड़े थे। यहाँ का बौद्ध सर्किट उनके जीवन के सबसे अहम पड़ावों को जोड़ता है। सारनाथ, जहाँ ज्ञान का पहला दीपक जला, श्रावस्ती, जहाँ उन्होंने सबसे ज्यादा वर्षावास बिताए, कुशीनगर, जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, और कौशाम्बी, जो बौद्धों और जैनियों दोनों के लिए एक पवित्र स्थल है। अब इतनी बड़ी आबादी, इतनी खेती, तो सवाल उठता है कि इन सब को संभालने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये प्रदेश अपने खेतों की प्यास कैसे बुझाता है। ये आंकड़ा देखिए, 75%। जी हां, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई का 3/4 हिस्सा ट्यूबवेल से होता है। ये एक तरह की तकनीकी क्रांति है जिसने किसान को पानी के लिए सिर्फ नहरों के भरोसे रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन इस आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सवाल यह है कि जमीन से बेहिसाब पानी निकालने का अंजाम क्या होगा? जवाब है तेजी से गिरता भूजल स्तर, जो हमारे आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्यूबवेल ही हैं। प्रदेश में नहरों का भी एक जबरदस्त नेटवर्क है और इसमें सबसे लंबी है शारदा नहर प्रणाली। अगर इसकी सारी शाखाओं को जोड़ दें तो लंबाई 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है ये। तो अब तक की हमारी बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है, उत्तर प्रदेश ना विरोधाभासों से भरा प्रदेश है। यहाँ हर चीज में विशालता भी है और विषमता भी। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आप जिलों का आकार ही देख लीजिए ना। एक तरफ है लखीमपुर खीरी, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, और दूसरी तरफ नन्हा सा हापुड़, सबसे छोटा। ये फर्क ही बताता है कि इस एक प्रदेश के अंदर कई छोटे छोटे प्रदेश बसते हैं। और फिर आता है सोनभद्र। ये जिला तो अपने आप में एक पहेली है। ये भारत का इकलौता जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को छूती हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कोयले के बड़े भंडारों की वजह से इसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। और कमाल देखिए, प्रदेश के सबसे घने जंगल भी यहीं पर हैं। जंगल की बात हो और बाघों की ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। अब चारों के नाम कैसे याद रखें, इसके लिए एक बहुत मजेदार लाइन है: अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अमन से हो गया अमानगढ़, पीली से पीलीभीत, रानी से रानीपुर, जो सबसे नया टाइगर रिजर्व भी है, और दूध से दुधवा। देखा, एक लाइन और चारों टाइगर रिजर्व्स याद। मतलब मुद्दे की बात यह है कि ऐसी ट्रिक्स वाकई काम करती हैं। तो हमने क्या देखा? राजकीय चिन्ह से लेकर जमीन तक, आस्था से लेकर जंगलों तक, उत्तर प्रदेश हर चीज में एक साथ जुड़ने और जोड़ने की ही कहानी कहता है। ये विरोधाभासों का एक संश्लेषण है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी विशाल विविधता को एक सूत्र में पिरोकर ये एक प्रदेश अपने भविष्य की अकेली कहानी कैसे लिखेगा?